बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त उर्दू ज़बान का पीरियड है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अहले ज़मीन, जिसका मौजू था हमारी ज़मीन, और उसमें हमने पढ़ा अहले ज़मीन अदालत आलिया में क़वाइद पढ़े हमने, दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा पढ़ा हमने, ठीक है ना। मुहावरे पढ़े, क़वाइद में हमने मुहावरे पढ़े थे। जमा वाहिद का तरीक़ा पढ़ा था कि किस तरह से हम वाहिद से जमा बनाते हैं। इश्तिहार लिखना हमने पढ़ा था। उसके अलावा फ़ाइल की मुताबिकत मफ़ूल और फ़ेल के साथ हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने एक मालूमाती सबक उसमें पढ़ा था, दरख्तों के फ़ायदे, ठीक है। तफ़हीमी सबक था जिसके हमने आंसर जो है वो तलाश किए थे। अब हमारा यूनिट नंबर 5 का आखिरी जो है सबक हम पढ़ रहे हैं, आप बीती। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि आप बीती क्या होती है। तो आप बीती अपने ऊपर गुजरी हुई बात या अपना माजरा या अपना वाक़या या अपनी कहानी या अपना मसला, ये जो भी आप लिखेंगे, लिखाई की सूरत में इसको जब हम ले आते हैं तहरीर की सूरत में, तो ये हो जाती है आप बीती। यानी कि आपके साथ जो कुछ हुआ आपने उसको लिख लिया, लिख कर दिखाया, लिख कर जो है वो रख लिया या लिख कर आगे जो है वो पेश किया, तो ये जो हो जाएगी आप बीती। यानी कि आपके साथ जो भी बात हुई, जो भी माजरा हुआ, जो भी कहानी हुई, जो भी मसला हुआ, जो भी हादसा हुआ, उसको आपने तहरीरी शक्ल दे दी, तो उसको कहेंगे आप बीती, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक कूड़ेदान की आप बीती। ये आप देख रहे हैं आप बीती, एक कूड़ेदान की आप बीती। एक कूड़ेदान ने जो है वो अपनी आप बीती सुनाई है कि जो है मेरा क्या काम होता है। वो आपको बता रहा है कि वो कहाँ कहाँ होता है, उसका क्या काम है, उसका इस्तेमाल कैसा है, कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमसे क्या शिकायत कर रहा है, वो हमसे क्या दरख्वास्त कर रहा है, वो हमें कैसे बता रहा है कि हम अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कूड़ेदान का सही इस्तेमाल किया जाए, तो हमारा मुल्क जो है वो कैसे पाक साफ रह सकता है, सरसब्ज़ शादाब रह सकता है, इसकी आबो हवा भी साफ हो सकती है। ये सारी बातें जो है वो हमें अपनी आप बीती में सुना रहा है कि इसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है। हम भी सबक को पढ़कर देख लेते हैं और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है जब आप बीती लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। आपके साथ अगर कोई मसला हुआ, कोई आपके ऊपर ऐसी बात गुजरी, कोई वाक़या हुआ, तो आप भी इस सबक को पढ़कर आराम से अपने ऊपर गुजरी हुई बात जो है वो तहरीर कर सकते हैं, जो आपकी आप बीती हो जाएगी। हम सबक पढ़ते हैं, चलिए हम सबक पढ़ते हैं। आप बीती, आप बीती का मतलब है अपना माजरा। आप ना सिर्फ अपनी आप बीती, अपने ऊपर गुजरी हुई बात या वाक़या लिख सकते हैं, बल्कि अपने आप को किसी दूसरे शख्स या चीज़ की जगह रख कर भी तसव्वुर कर सकते हैं। एक कूड़ेदान की आप बीती। अब आप देखेंगे कि कूड़ेदान जो है वो अपने ऊपर गुजरी हुई बातें आपको कैसे बता रहा है। मैं एक कूड़ेदान हूँ, मुझे आप अक्सर घरों में और सड़कों के किनारे रखा हुआ पाएंगे। हम 2 भाई हैं, मेरे छोटे भाई को आप घरों और इमारतों में, और मैं जो कि बड़ा भाई हूँ मुझे सड़कों पर पाएंगे। आपने देखा होगा कि घरों में छोटे कूड़ेदान होते हैं, डस्टबिन होते हैं, और जो है सड़कों पर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने जो है वो बड़े जो है वो कूड़ेदान होते हैं। मेरा मकसद लोगों का कूड़ा करकट जमा करना है। मैं लोगों का सारा कचरा अपने अंदर समो लेता हूँ, यानी कि अपने अंदर डाल लेता हूँ। मैं लोगों को ये दावत देता हूँ कि वो अपना तमाम
कूड़ा करकट मेरे अंदर डालें, लेकिन अफसोस वो मुझे इस्तेमाल करने के बजाय कूड़ा कहीं और फेंक देते हैं। यही वजह है कि उनके घर, महल्ले, गली कूचे और शहर साफ नहीं रहते और इसी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं। तमाम लोगों को चाहिए कि वो रोज मेरी सफाई करें और मेरे अंदर मौजूद कूड़े को थैलियों में भरकर कूड़े की गाड़ी में डाल दें, ताकि मैं अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाऊं। हम घर में भी तो इसी तरह करते हैं ना कि अपना डस्टबिन जो है वो खाली कर देते हैं, फिर दूसरे दिन के लिए उसको रेडी कर लेते हैं सफाई करके। मैं एक बार फिर सब लोगों को ये दावत देता हूँ और ताकीद करता हूँ कि वो अपना कूड़ा करकट मेरे अंदर डालें, ताकि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान साफ सुथरा हो और उसकी आबो हवा पाक रह सके। आपने देखा कि इस सबक को पढ़कर हमें अंदाजा हो गया कि आपको किस तरह आप बीती जो है वो लिखना है। यहाँ आप देखिए, आपको मैं एक दरख्त हूँ, इस उन्वान से जो है एक आप बीती लिखना है। और मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी मजमून को लिखने के लिए आपको 3 पैराग्राफ की जरूरत होती है। पहला पैराग्राफ देखिए, तमहीद, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि तारुफ करवाना है। आप दरख्त का तारुफ करवा रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, रंग, फूल, फल, तना, शाखें, जड़ें, जिसामत, लंबा चौड़ा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दूसरा पैराग्राफ, उसमें मतन ये कि मैटर, दरख्त के बारे में आपने लिखना है। अब वो दरख्त जो है वो अपने एहसासात बताएगा, जज्बात, मेरे फायदे, नुकसानात, लोगों का सलूक, ठीक है। वो अपनी जबान में लिख रहा है तो इसलिए जो है वो दरख्त सब कुछ बताएगा। उसके बाद है तीसरा और आखिरी पैराग्राफ, इख्तिताम। यहाँ पर आप मजमून का इख्तिताम करेंगे, एंड करेंगे। आप उसमें अपनी राय देंगे, मतलब दरख्त जो है वो अपनी राय देगा, अपनी गुजारिश करेगा, जो भी उससे गुजारिश करना है, जो भी दरख्वास्त करना है, और फिर एक दुआ देगा, ठीक है। इस पर जो है वो अपना मजमून खत्म करेगा। तो आप भी देखिए कि आपको जो है वो मैं एक दरख्त हूँ, इस पर जो है वो एक आप बीती लिखना है। आप फर्ज कर लें कि आप एक दरख्त हैं, उस पर आप बीती लिखेंगे 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। पहला होगा तमहीद, दूसरा मतन, तीसरा इख्तिताम। डिटेल से आप इसमें देखेंगे, मैंने भी बता दिया आपको। अब हम हमारा आखिरी यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका मौजू है सफरनामा। देख रहे हैं आप सफरनामा? सफर से आपको अंदाजा हो गया, ये गाड़ी देखते ही ये देख रहे हैं आप, एक फैमिली गाड़ी में है, इसको देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि सफरनामा क्या होता है। सफर एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं मुसाफत, तय करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। और सफर के साथ एक फारसी जबान का लफ्ज लगा दिया गया है नामा, जिससे ये एक मुरक्कब लफ्ज बन गया है सफरनामा, ठीक है। और सबसे इसकी आसान जो है वो तारीफ यही है कि किसी भी सफ़र का हाल अपने अल्फाज में लिखना, मजमून की तरह लिखना सफ़रनामा कहलाता है, ठीक है। ये जो भी आपने सफ़र में देखा, खाया, पिया, घूमे फिरे, जहाँ जहाँ गए, वो सारी जो है वो डिटेल आप इसमें लिखते हैं, ठीक है। हम एक सबक यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसी यूनिट का पहला सबक है, यूनिट नंबर 6 का, सिंगापुर की सैर। अब आप देख रहे हैं सिंगापुर की सैर। सिंगापुर एक कंट्री है, एक मुल्क है जो जजीरे पर वाक़ है, आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, हम पढ़कर देखते हैं, इसको आपका अंदाजा हो जाएगा। सिंगापुर के बारे में आपको खुद भी अंदाजा होगा। सिंगापुर जो है वो एक छोटी कंट्री है जिसको इन्होंने हमें बताया है कि हमारा जो शहर है इस्लामाबाद और मरी, अगर इसको मिला लिया जाए तो सिंगापुर बन जाता है। एक छोटी सी रियासत है, ठीक है। जाहिर है आइलैंड पर है तो छोटे छोटे ही कंट्रीज हैं यहाँ पर। इनकी ज़बान जो है वो माले है, इंग्लिश है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो तामिल लैंग्वेज भी है इनकी, इंग्लिश, माले, तामिल, ये तीनों लैंग्वेजेस यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और यहाँ पर सिर्फ 14% जो है वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। सिर्फ 14% मुस्लिम है। अक्सरियत जो है वो बुद्धिज़्म यानी कि बुद्ध मत के मानने वाले हैं, और दूसरे लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और दूसरे तरह के दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मुस्लिम्स जो है वो सिर्फ 14% है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर, और इनकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। सिंगापुर जाने वाले सेंटोजा जजीरे पर जरूर जाते हैं।
जहां तफरी, खाने पीने और सैर के सामान हैं। एक अजायब घर भी है जिसे हम म्यूजियम कहते हैं, जिसे सरेंडर चैम्बर कहते हैं। इसमें होटल और पार्क हैं और पानी का एक हैरत अंगेज शो होता है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आप खुद भी हैरान होंगे। जजीरे पर जाने के लिए बड़ी कश्तियां, फेरी और केबल कार है। सयाहों के लिए रियायती टिकट भी है, विजिटर्स। इसमें बड़े मजे हैं। केबल कार से रवानगी और फेरी या मोनोरेल से वापसी, वहां जाकर बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। केबल कार के लिए हम एक सरसब्ज पहाड़ी पर पहुंचे। अब यहाँ लंबी कतार लाइन थी, लेकिन कमाल था, न धक्कम पेल न तू चल में आया। हमने धक्कम पेल यानी कि कोई एक दूसरे को धक्के नहीं दे रहा था, तू चल में आया यानी कि कोई जल्दी में नहीं था। हमने कोशिश भी की तो जाया हुई। अपने आगे खड़े हुए साहब को हल्का सा धक्का दिया तो उन्होंने अपने आगे खड़ी खातून को धक्का देने के बजाय पलटकर हमसे इतनी माजरत की कि हमें एहसास हुआ धक्का हमने नहीं दिया, बल्कि खुद ये साहब 2 कदम पीछे होकर गिरे थे। हम कोई बात नहीं कहते रहे, यहाँ तक कि केबल कार आ गई। इसमें 6 आदमी बैठते हैं। हमारा नंबर आया तो धक्का देने वाले के साथ जगह मिली। वो हमें देख देख कर मुस्कुरा रहा था, हम भी मुस्कुरा दिए। आइंदा तौबा की, जब तक सिंगापुर में रहेंगे किसी को धक्का नहीं देंगे। यानी कि वहाँ के लोग बहुत मुहज्जिब, हमें इस बात से अंदाजा हुआ कि बहुत मुहज्जिब, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो अवॉइड करते हैं लड़ने के बजाय। हम समंदर के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे बंदरगाह और जहाज छोटे छोटे नजर आ रहे थे। यही हमारी मंजिल थी। सेंटोसा आइलैंड तफरी के अलावा सिंगापुर की तारीख का एक अहम हिस्सा है। वहाँ एक बड़ा अजायब घर है जिसमें मादाम तसाओ की तरह सिंगापुर के बादशाहों के मुजस्समे मोम से बनाए गए हैं। मादाम तसाओ का अजायब घर लंदन में वाक़ा है। ये लंदन में वाक़ा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो लोगों के मुजस्समे बनाए गए हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, उनका मुजस्समा भी आपको इस अजायब घर में मिलेगा। बेनज़ीर भुट्टो हमारी 11वीं जो है वो पाकिस्तान की वजीर आजम थी। इनका नंबर 11 और 13, ठीक है। एक नंबर इनका 11 था, जब ये सेकंड टाइम आई हैं तब इनका 13, ठीक है। 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, तो इनका जो है वो मुजस्समा वहां पर बनाया गया और आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हैं, ठीक है। वहां मोम के मुजस्समे इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि असल का गुमान होता है, यानी कि आप धोखा खा जाएंगे कि ये जिंदा है या नहीं। वहाँ बच्चों की एक कहानी का किरदार स्लीपिंग ब्यूटी यानी सोता हुआ हुस्न भी है। ये शहजादी मोम की बनी है और इसके नीचे एक मशीन लगाई गई है जिससे वो सांस लेती है और इतनी हकीकी दिखाई देती है कि सब हैरानी से देखते हैं। यहाँ सरेंडर चैम्बर भी है। ट्रेन जहाँ रुकी और हम उतरे तो वहाँ दिन निकला हुआ था। बाग था, सब्जा था, पानी के फव्वारे, दोनों तरफ रास्ता था जिस पर चलकर मौसीकी वाले फव्वारे तक जाना था। वहां पहुंचे तो शो का आखिरी मंजर जारी था। मौसीकी की धुन पर पानी नाच रहा था। गालिबन यह आखिरी चीज है जिसे इंसान ने अपने इशारे पर नचाया है, यानी कि पानी को भी इंसान ने जैसा चाहा उसको वैसा जो है वो उससे काम लिया। शो खत्म हुआ तो हमारा नंबर आया। हम कुर्सियों पर जा बैठे। सामने रोशनियां थी। अचानक मौसीकी सुनाई दी और साथ पानी का फव्वारा आसमान की तरफ बुलंद हुआ। आप देखिए म्यूजिक पर जो है वो पानी को जो है आसमान की तरफ फव्वारे की तरह बुलंद किया गया। उसके साथ रंग उड़े। फिर तो एक समा बन गया। नीला, पीला, नीला, गुलाबी रंग और मौसीकी की तेज धुनें। उन पर नाचते, उठते, बैठते, उड़ते, गिरते पानी के फव्वारे। ना आंखों को यकीन आ रहा था, ना कान एतबार कर रहे थे। खुदा की बड़ाई नजर आ रही थी जिसने इंसान को वो अकल दी कि उसने जमीन पर बसने वाले जानवरों और समंदरों पर कब्जा कर लिया, अपने इशारों का पाबंद कर लिया। पानी उछलकर उसकी अजमत को सलाम कर रहा था। जाहिर सब अल्लाह पाक की बड़ाई थी कि अल्लाह पाक ने इंसान को इतनी अकल दी। फेरी से उतरकर बस में सवार हुए और होटल इंपीरियल में दाखिल हुए तो महसूस हुआ घर वापस आ गए। रात को चैन की नींद सोए और सुबह की सैर के सपने देखते रहे। सुबह उठे तो सिंगापुर का आसमान बादलों से ढका था। जरा देर पहले हल्की सी बारिश हुई थी। फिजा में हब्स था। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद और मरी को मिला लें तो सिंगापुर बनता है। मैंने आपको पहले बताया सिंगापुर एक छोटी सी रियासत है। उस बहाने हमने उन दोनों शहरों को याद कर लिया। होटल से बाहर निकलकर बहस होने लगी कि दाएं तरफ चलें या बाएं। फातिमा ने सिंगापुर की अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करने की ख्वाहिश की।
लंदन में एक अरसे तक हम अंडरग्राउंड ट्रेन में सफ़र करते रहे हैं। सिंगापुर की अंडरग्राउंड ट्रेन देखने का हमें भी शौक हुआ। इसे MRT कहते हैं, जिसका मतलब है आवाम को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाना। समंदर के जजीरे में ज़मीन के नीचे ट्रेन चलाने में रकम भी ज़्यादा खर्च होती है और काम भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम, इम्पॉसिबल। लेकिन सिंगापुर के लोगों की लुगत डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है, यानी कि उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें ये काम करना है, इसलिए समंदर ने हथियार डाल दिए। फितरत इंसान से हार गई। आप देखें कि इंसान चाहे, अल्लाह पाक ने दिए ना ये अकल, ये शऊर, ठीक है ना, ये सोच, ये समझ, ये सब अल्लाह पाक का दिया है। इसीलिए जो है वो समंदर ने भी हथियार डाल दिए इंसान के सामने। फितरत इंसान से हार गई। हालांकि पानी की फितरत नहीं है, वो तो उसका काम तो है बहते रहना, लेकिन वो भी इंसान के सामने हार गया। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अगर हिम्मत और मेहनत से काम किया जाए तो अल्लाह कामयाबी जरूर देता है। सिंगापुर के लोगों ने जमीन के नीचे ट्रेन चलाकर ये बात साबित कर दी। ठीक है, आपने पढ़ा, देखा वहाँ के लोग किस कदर जो है वो महज़िब होने के साथ साथ अपने लगन, तवज्जो, समझ, अकल, शऊर को इस्तेमाल करते हुए हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना देते हैं। आप खुद सोचें कि जजीरे में ज़मीन के नीचे ट्रेन चलाना बहुत ही गैर मामूली बात है। अब देखिए इसके अल्फाज मायने हैं कुछ। रियायती, जिस चीज़ में कमी की गई हो, कंसेशन हम कहते हैं ना। माजरत, माफ़ी, बुलंद, ऊंचा, कतार, एक लाइन में खड़े होना, लाइन बनाते हैं हम, उसे कहेंगे गुमान, धोखा, ख्याल, यानी किसी चीज़ को देखकर धोखा होना। समा, मंजर, अजमत, बड़ाई, हब्स, हवा का बंद होना। उसके बाद देखिए MCQs दिए हुए हैं, मारूजी सवालात। सेंटोजा एक डैश है, अभी हमने पढ़ा, मोनोरेल है, फेरी है, केबल कार है या जजीरा है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा जजीरा है। ठीक है, हम टिक कर लेते हैं, आप फिल भी कर लीजिएगा। चलिए, जजीरा है। केबल कार के लिए हम एक सरसब्ज डैश पर पहुंचे, खेत में, दरख्त में, वादी में या पहाड़ी पर। पहाड़ी पर। नंबर 3 है, केबल कार में कुल डैश आदमी बैठ सकते थे, 6, 5, 4, 3, 6। नंबर 4 है, सिंगापुर के लोगों की लुगत में डैश का लफ्ज नहीं, कामयाबी, नामुमकिन, मेहनत, हिम्मत। तो उनकी लुगत में जो है वो नामुमकिन का लफ्ज नहीं, उनके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। हिम्मत और मेहनत किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज की कामयाबी के लिए जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ये सब आपको जो है वो सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। मुज़क्कर मुअन्नस है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब कुछ आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि हमने एक आपबीती पढ़ी है, जिसमें हमने एक कूड़ेदान की आपबीती पढ़ी थी। कूड़ेदान ने अपने बारे में पूरी तफसील बताई थी कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्या गुजारिश होती है हमसे, उसकी क्या शिकायत है हमसे। उसने पाकिस्तान को साफ सुथरा रखने के लिए भी हमसे गुजारिश की है कि अगर मेरा सही इस्तेमाल किया जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो साफ सुथरा रह सकेगा। हमारे गली कूचे, इलाके, महल्ले, शहर, ये सब भी साफ सुथरा, जाहिर है ये सब कुछ साफ होगा तो हमारा मुल्क साफ होगा। तो इसने ये सारी बातें हमें बताई हैं। तो इस तरह आप भी जो है वो अपने पर गुजरी हुई कोई बात, कोई वाकया लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कूड़ेदान ने अपने ऊपर जो गुजरती है उसके ऊपर वो कुछ बयान किया है। उसके बाद हमने यूनिट नंबर 6 में पढ़ा सफरनामा। ठीक है, सफरनामा मैंने आपको बताया कि सफर जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है, नामा उसके साथ एक फारसी जबान का लफ्ज लगा दिया गया है जिससे सफरनामा बन गया, और ये एक मुरक्कब लफ्ज है। ठीक है, सफरनामा का मतलब है किसी भी सफर का हाल जो है वो मजमून की सूरत में, कहानी की सूरत में लिखना सफरनामा कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा है सिंगापुर की सैर। एक फैमिली सिंगापुर गई थी लंदन से। ठीक है, लंदन के रहायशी थे, वो सिंगापुर आए सैर के लिए और उन्होंने अपनी पूरी सैर का हाल बताया कि उन्होंने सिंगापुर में क्या क्या देखा।
एक सबसे जो है वो उन्हें अच्छा लगा, सब उन्होंने बताया कि जो सिंगापुर जाते हैं वो लाजमी जो है वो सरेंडर चैम्बर जो है वो देखने जाते हैं। ये सेंटोजा जजीरा ज़रूर जाते हैं, वहाँ एक अजायब घर है सरेंडर चैम्बर। वहाँ जो है वो हर तरह के तफरी, खाने पीने, खेल कूद के सामान मौजूद है, जहाँ पर हर जो है वो जाने वाली फैमिली बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे जो है वहाँ के टिकट लिए, वहाँ पहुँचने के लिए उनको पानी का जो है वो शो देखना था, वहाँ वो पहुँचे। वहाँ देखा उन्होंने केबल, फेरी और जो है वो कश्तियाँ जो है वो चलती हैं। उन्हें एक पहाड़ी पर चढ़कर जो है ये टिकट लेना पड़ा। अब वहाँ के लोगों को भी उन्होंने देखा कि किस तरह से मुहज़्ज़िब लोग हैं कि अगर उनसे गलती से धक्का भी दे दिया उन्होंने किसी को, तो उन्होंने बजाय लड़ने के खुद माजरत कर ली। ठीक है, ऐसा ही होता है। हम भी एक मुसलमान कौम है, हमें भी इसी तरह तहजीब का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। हमें भी मुहज़्ज़िब तरीके से जो है लोगों के साथ जो है वो सलूक करना चाहिए। ऐसा ही वहाँ के लोगों के बारे में भी है कि बहुत मुहज़्ज़िब लोग हैं और हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना उनकी आदत है। यानी कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर मेहनत, तवज्जो, लगन और हिम्मत से काम किया जाए तो कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं रहती। इसीलिए कहा गया है कि वहाँ के लोगों की लुगत में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। तो वो एक फैमिली थी जो लंदन से जो है वो सिंगापुर आई हुई थी। आपने देखा कि उन्होंने अपनी पूरी जो है वो कहानी बताई आपको कि उन्होंने किस तरह से सिंगापुर की जो सैर की और उसको जो है वो सफ़रनामे की सूरत में आपके सामने पेश किया। मैं भी आपको जो है वो होमवर्क में इसी तरह का वर्क दूंगी। पहले तो आप एक छोटा सा वाक़या लिखेंगे, यानी कि आप बीती लिखेंगे अपने ऊपर गुजरी हुई बात। कोई भी आपके साथ जो वाक़या हो वो उसको मुख्तसरन लिखिए। आपके साथ हुआ ये तो हो जाएगी आप बीती। ठीक है, दूसरा आपने भी सैर की होगी, पिकनिक पर जाते होंगे, आउट ऑफ सिटी दूसरे शहरों में जाते होंगे, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते होंगे, तो वहाँ की सैर का आपने हाल लिखना है। अपनी आपको पता है कि सफ़रनामे में जब आप अपनी किसी सैर का हाल सफ़रनामे की सूरत में लिखिए। आप सफ़रनामे की सूरत में लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जैसे जैसे आपने देखा। डेट वाइज भी लिख सकते हैं कि जो जो आपने देखा, किस किस दिन देखा, किस डेट पर देखा, क्योंकि जाहिर है जब हम आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम स्टे करते हैं वहाँ पर कुछ टाइम, तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। और आपको पता है ये सफ़रनामा लिखने के बाद जो है वो लोगों में इतना शौक़ पैदा होता है कि हम भी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर जो है वहाँ की सैर करें। तो आपका सफ़रनामा भी ऐसा होना चाहिए कि पढ़कर जो है वो हमें भी जो है ख्वाहिश हो कि हम दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जाकर जो है वो सैर करें। किसी भी खूबसूरत मुल्क को इंतखाब कर लें और जो है वो उसकी सैर की तैयारी करें। ठीक है, आपके दोनों असाइनमेंट ऐसे ही होने चाहिए जिससे हमें भी जो है वो या दूसरे लोगों में भी जो है वो ज़ौक़ पैदा हो सैर करने का। ठीक है, आपका जो है वो ये जितने उन्वान थे वो सब मुकम्मल हुए। अब हम यूनिट नंबर 6 में हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज़।